हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 8 जनवरी 2022 की हुए पेपर को। इसमें हम लोग ईवीएस पोर्शन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में ईवीएस के 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। जिन्होंने न देखा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वो देख सकते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यदि दूसरे देश का नया छात्र क्या करता है, आपकी कक्षा में सम्मिलित होता है जहां मुख्य रूप से क्या होते हैं, स्थानीय छात्र ही पढ़ते हैं, ऐसे कंडीशन में कक्षा के सभी छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के लिए उस नए छात्र को घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करने पर आप बल देंगे, तो वह बच्चा आसानी से सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है चैट में GIF। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की चैट में लगे GIF के माध्यम से बिना बोले आसानी से संचार किया जा सकता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से गुप्तचर एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इसे संचार का उच्च तकनीकी उपकरण भी माना जाता है। वर्तमान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। घरों घरों में लोग वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं, चाहे हमें अपने रिलेशन में बात करना हो, चाहे अपने दोस्तों यारों से बात करना हो, तो हम वीडियो कॉलिंग का यूज करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। किसी भी देश के बारे में जानने और समझने के लिए अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त तरीका माना जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के बारे में जिनके बारे में कभी सुना भी नहीं गया होगा, ऐसे देश की पहचान के लिए विशेष ग्लोब का उपयोग किया जाता है। इससे उस देश की पहचान व उसकी भौगोलिक स्थिति का भी ज्ञान हो जाता है हमें। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण यानी कि माइंड मैप बनाएंगे, यही सबसे अच्छा उदाहरण होगा। सक्रिय शिक्षण में संलग्न छात्रों को श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए गए कार्यों को, विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में विचारों का क्या करे, वह माइंड मैपिंग करे, मानस चित्रण तैयार करवाना अधिक प्रभावी माना जाता है। इससे छात्रों में अधिगम क्षमता बढ़ती है, साथ ही शिक्षण की गुणवत्ता में भी व्यापक सुधार होता है। और ऐसे क्या होती है, जो शिक्षण प्रोसेस होती है वह काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है, इंटरेस्टिंग मानी जाती है। आइए प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 है कि पाठ शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना है जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना है जहां छात्र क्या करते हैं, व्यंजन बनाते और बेचते हैं। पाक शास्त्र के संदर्भ में इसे एक प्रामाणिक कार्य माना जाता है। इस विधि में छात्रों की सहभागिता भी होती है, यानी कि छात्र एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। वर्तमान समय में पाक शास्त्र को एक व्यवहारिक विषय भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? तो इसका सही जवाब है आपका
पहला, क्या हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति अलग है। समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन है उसको एक समग्र विषय माना जाता है। इसमें सामाजिक हितों के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक भावनाओं को समझना भी आवश्यक होता है। भावनाओं को साझा करना पर्यावरणीय अध्ययन का विशेष मूल मंत्र माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि उजायरा और सहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजायरा, देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई हैं, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं? सहमीर कह रहा है कि होनी ही चाहिए, यह इस किताब में भारत के मानचित्र में भी है। देखो विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और सहमीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से सिखाने में मदद करेगा? तो यह कौन मदद करेगा? ऑप्शन नंबर 2, आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? ग्लोब पर खींचे अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के माध्यम से विभिन्न देशों की भौगोलिक स्थिति को दर्शाया जाता है। इन रेखाओं को ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का उपयुक्त माना जाता है। भारत हमारा कहाँ है? पूर्वी देशांतर एवं उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगर हम यहाँ पर ग्लोब बनाते हैं, ठीक है, तो और यहाँ पर क्या करते हैं, इसे आधा आधा पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इधर क्या होता है हमारा, यहाँ पर अक्षांश रेखा खींच दी है, ठीक है। तो ये वाला क्या होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है और ये क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध होता है, ठीक है। तो भारत हमारा कहाँ है? यहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो भारत पूर्वी देशांतर, और इधर आपका पूरब होता है और इधर क्या होता है पश्चिम होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर इसे आधे पार्ट में डिवाइड करें तो इधर आपका ये वाला पूर्वी और ये क्या हो जाएगा पश्चिमी। तो भारत आप हमारा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। तो भारत पूर्वी देशांतर एवं उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ये रेखाएं एक निश्चित अंतराल पर खींची जाते हैं और ये रेखाएं आभासी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, ठीक है। ये पृथ्वी पर वास्तविक रूप से नहीं खींची गई हैं। ग्लोब के माध्यम से इसे समझना आसान होता है, ठीक है। तो ये जो रेखाएं हम लोग पढ़ते हैं, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ये सब क्या होती हैं? काल्पनिक रेखा होती हैं। ये सब रियल में खींची गई रेखा नहीं होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कि छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। किसी छात्र द्वारा गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार को वर्गीकृत करने के लिए ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य कार्यविधियों को उपयुक्त माना जाता है। इससे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। गोलकुंडा ऐतिहासिक महत्व वाला एक शहर है और निश्चित रूप से यहाँ भ्रमण करना उपयुक्त माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने छात्रों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेंगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कि अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों की सूचीबद्ध करने के लिए कहे जो चिपचिपी है। दिए गए कथनों में क्या है? गोंद के उपयोग के संदर्भ में दिशा निर्देश दिया गया है। गोंद का उपयोग चिपकाने में किया जाता है। प्रदर्शनी संबंधी कार्यों में इसका उपयोग अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार ही करना चाहिए। इस परियोजना पर काम करने के दौरान छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा जाएगा जो चिपचिपी होती हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कि यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना।
प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्लेटों में क्या करेंगे, तरल पदार्थ डालेंगे, उन्हें थोड़ा तिरछा करेंगे, उनकी तरलता गति के आधार पर प्रयोग किया जाएगा। अधिक चिकने स्थान पर तरल पदार्थ क्या होगा, तेजी से प्रवाहित होगा और थोड़ा तिरछा करने पर इसकी गति क्या हो जाएगी, अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2, छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। ऋतुओं के विषय में आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे प्रासंगिक टोपी, बरसाती एवं स्वेटर दिखाना उपयुक्त होगा। ये वस्त्र क्रमशः क्या होते हैं, गर्मी, बरसात एवं जाड़े का प्रतीक माने जाते हैं। आपका टोपी हम लोग कब लगाते हैं, जब धूप बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि टोपी लगा कर जाओ, नहीं तो क्या हो जाएगा, सर में धूप लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गर्मी को जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब हम लोग टोपी का प्रयोग करते हैं। और बरसात में क्या होता है, बरसाती कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और क्या होता है, बरसाती एवं स्वेटर किसका प्रतीक है, तो स्वेटर आपके जाड़े का प्रतीक है। जैसे कि इस टाइम क्या है, आपका जाड़ा पड़ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वेटर पहनकर अपने घरों में रहते हैं या फिर बाहर भी निकलते हैं तो स्वेटर और जैकेट डाल कर निकलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, अधिगम उद्देश्य। छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं, क्यों। ठीक है, तो बीमारी के संबंध में विद्यार्थियों को बताना प्रायोगिक शिक्षण है। संचारी एवं गैर संचारी बीमारी का स्वरूप अलग अलग होता है। संचारी बीमारी के अंतर्गत जैसे हमारा कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करना चाहिए, लेकिन मधुमेह एक क्या है, गैर संचारी बीमारी है, इसमें मास्क का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को ही परहेज करने की आवश्यकता होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी। तो कौन सी सबसे उपयुक्त होगी, वह होगी आपकी आभासी वास्तविकता। एक शिक्षिका अपने छात्रों को क्या करती है, विभिन्न धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझाने के लिए आभासी वास्तविकता तकनीकी का प्रयोग कर सकती है और यह तकनीकी सबसे अधिक उपयोगी मानी जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में रहा है। ठीक है, शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए उपयुक्त है। तो इस अवधारणा को समझने के लिए आपका पापड़ एवं चिप्स खाद्य सामग्री की अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाएगा। यदि एक शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा के संदर्भ में क्या कर रही है, उल्लेख कर रही है, तो उसमें पापड़ एवं चिप्स बनाने की प्रक्रिया को शामिल किया जाएगा। जबकि दोनों ही ऑप्शन में दे दिए गए हैं तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि किसी एक के साथ चलते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन आपका कंट्रोवर्सी में रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और सीटेट के एग्ज़ाम के होने से पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर आपको करवा सकूं, जो आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद करे। तो क्वेश्चन नंबर 90 है, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो कौन सा उपयुक्त है, वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 नाई। सुश्री क्या करती है, वैष्णवी विभिन्न समुदायों के संबंध में पर्यावरणीय चीज़ों में से अन्योन्याश्रयता का मुख्य उदाहरण नाई है।
नाई क्या है? नाई अपनी कमाई सेवा के माध्यम से अर्जित करता है, वह समाज का एक प्रमुख हिस्सा भी माना जाता है और वह अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए तथा अपने परिवार की जीविकोपार्जन के लिए करता है। ठीक है, अपने दायित्वों का निर्वाह किस लिए करता है? अपने परिवार की जीविकोपार्जन के लिए करता है और समाज के लोग नाई पर आश्रित होते हैं और वह सेवा प्रदान करता है और सामाजिक हितों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ।